अक्सा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मायकी का अहंकार। सुबह का समय था। शादी की चहल पहल के बाद धीरे धीरे सभी मेहमान अपने अपने घर लौटने की तैयारी में थे। संजना, नई नवेली बहू, अभी अपनी शादी के खुमार में थी। दूसरी ओर उसका पति रोहित अलग कमरे में बैठा शादी के खर्चों का हिसाब किताब बना रहा था। उसके माथे पर थोड़ी चिंता की लकीरें थीं। इतने बड़े आयोजन ने परिवार पर आर्थिक दबाव डाला था और अब उसे हर चीज को संतुलित करना था। वहीं शारदा जी, रोहित की माँ, बहू के मायके से आए सामान को व्यवस्थित करने में व्यस्त थीं। हालांकि शारदा जी और रोहित ने शादी में दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था। रिश्ता तय होने के तुरंत बाद ही शारदा जी ने संजना के माता पिता से कह दिया था कि हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। रोहित अच्छा कमाता है, अच्छी नौकरी करता है। हम दहेज लेने और देने के बिल्कुल हिमायती नहीं हैं। परंतु इतना मना करने के बावजूद लड़की वालों ने दिल खोल कर दहेज भेजा था। संजना देर से जागी थी। शादी की थकान और मीठे ख्वाब उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। वह बिस्तर से उठी और सीधे बाथरूम की ओर चली गई, लेकिन कुछ ही देर में वह झुंझलाते हुए बाहर निकली और तेज आवाज में रोहित को पुकारा। रोहित, जरा यहाँ आना तो। अपना काम छोड़कर रोहित संजना के पास गया। रोहित, ये क्या है? बाथरूम में गीजर तक नहीं है, अब मैं नहाऊं कैसे? संजना, गीजर नहीं है तो क्या हुआ? माँ से कह देता हूँ, वे भगोने में पानी गर्म करवा देंगी। संजना ने रोहित की बात सुनते ही अपनी भौहें चढ़ा ली। ओह रियली? भगोने में पानी गर्म करोगे? ये क्या मजाक है रोहित? तुम्हें पता भी है मेरे मायके में चार चार बाथरूम है और हर बाथरूम में गीजर लगे हुए हैं। अगर मुझे पता होता कि यहाँ गीजर तक नहीं है तो मैं पापा से कह देती। जब उन्होंने दहेज में मुझे इतना कुछ दिया है तो गीजर भी भिजवा देते। संजना की इन बातों से रोहित का चेहरा उतर गया। वह कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी चुप्पी में संकोच और असमंजस दोनों थे। फिर उसने संयमित स्वर में जवाब दिया, संजना, मैं जल्द ही गीजर लगवा दूंगा। तुम इस तरह परेशान मत हो। लेकिन तुम्हें शादी से पहले इन सब चीजों का ख्याल क्यों नहीं आया? संजना बोली। रोहित कुछ कहने ही लगा था, लेकिन तभी शारदा, रोहित की माँ, अपनी बहू की बातें सुनकर कमरे में प्रवेश करती हैं। शारदा जी स्थिति को संभालते हुए बोली, अरे बहू, परेशान मत हो, बस कुछ ही देर की बात है। मैं किचन में पानी गर्म करवा देती हूँ। और रोहित, कल बाजार जाओ और एक अच्छी कंपनी का गीजर ले आना। मेरी बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर शारदा जी वहां से चली गईं। संजना शारदा जी के शब्द सुनकर थोड़ी शांत हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हल्की नाखुशी झलक रही थी। शाम के समय संजना फोन पर अपनी सहेली मीनाक्षी से बात कर रही थी। मीनाक्षी ने कहा, संजना, तेरी शादी का फंक्शन तो कमाल का था। इतना बेहतरीन इंतजाम, ऐसी भव्य सजावट और वो तेरा लहंगा, सब कुछ इतना बढ़िया था कि हम लोग तो तारीफ किए बिना रह ही नहीं सके। वैसे तेरे मम्मी पापा ने दिल खोल कर खर्च किया। तो संजना हंसते हुए बोली, अरे तुझे पता है, मम्मी पापा ने कहा था कि बेटी की शादी ऐसी करेंगे कि पूरे शहर में चर्चा हो। तुमने मेरी गाड़ी देखी थी? बिल्कुल नया मॉडल है। लहंगे से लेकर गहनों तक हर चीज स्पेशल थी। दोनों सहेलियां हंसते हंसते बातें कर रही थीं। तभी संजना की ननद नेहा ने दरवाजा खटखटाया। भाभी, मोहल्ले की कुछ औरतें आपसे मिलने आई हैं। वे आपको देखने के लिए बड़ी उत्सुक हैं। तैयार होकर आ जाओ। संजना ने फोन काटा और जल्दी से अपनी अलमारी से अपनी सबसे खूबसूरत साड़ी निकाली। उसने साड़ी पहनकर हल्का मेकअप किया और जैसे ही बाहर निकली, सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। मोहल्ले की औरतें उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगीं। एक ने कहा, मानना पड़ेगा शारदा, बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लेकर आई हूँ। तभी दूसरी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा,
गुलाबी रंग की ये साड़ी तो बहू पर खूब जच रही है। शारदा, क्या ये भी तुम्हारी पसंद की है? इससे पहले शारदा जी कुछ कहती, संजना बड़े उत्साहित स्वर में बोली, अरे नहीं आंटी जी, ऐसी साड़ियाँ खरीदना इनके बस की बात कहाँ है। ये मेरे दहेज की साड़ी है। जानती हैं, इसे मैंने दिल्ली के सबसे बड़े शोरूम से खरीदा था। वहाँ की ये सबसे खूबसूरत साड़ी थी। मम्मी ने इसे खास मेरे लिए चुना था। पूरे 25,000 की खरीदी है। सच में बहू, तुम्हारे मायके वालों की पसंद तो कमाल की है। पड़ोसन ने कहा, हाँ आंटी जी, मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रखा और मेरे पास जितनी भी ड्रेसेज और साड़ियाँ हैं सब की सब 20,000 से ऊपर की हैं। और गहनों के बारे में तो पूछिए ही मत। पूरे 50 तोला सोने के गहने मेरे मायके की तरफ से। यहाँ तक कि जो गाड़ी उन्होंने दी है वो भी मेरी फेवरेट ब्रांड की है। ये सुनकर पड़ोसने एक दूसरे की ओर देखने लगी। वैसे शारदा बहू ने तो घर दहेज से भर दिया है। पड़ोसन बोली। संजना के चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन पास खड़ी शारदा जी चुपचाप यह सब सुन रही थी। उनके चेहरे पर एक हल्की असहजता उभरी, लेकिन उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की। शारदा जी ने एक लंबी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, बहू, ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। अब सब बैठकर थोड़ा चाय पानी कर लें। संजना ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बातों में लगी रही। शारदा जी चाय बनाने के लिए चुपचाप किचन की ओर चली गईं। रोहित जब घर लौटा तो उसने संजना को पड़ोस की महिलाओं से घिरा पाया। रोहित ने संजना की सारी बातें सुन ली थीं। उसे संजना पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से पर काबू रखते हुए उसने संजना से अकेले में बात करने का फैसला किया। जब सभी महिलाएं चली गईं, तो उसने धीरे से संजना से कहा, संजना, ये तुम सबके सामने क्या अनाप शनाप बोलती जा रही थी? तो संजना ने थोड़ी सी नाराजगी के साथ कहा, क्या बात है रोहित, क्या मैं कुछ गलत कह रही थी? मैंने तो बस सच ही बताया है। रोहित ने कहा, लेकिन तुम्हें इस तरह जताने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें भी मालूम है कि हमने दहेज लेने से साफ इनकार किया था। संजना ने गुस्से में कहा, अरे लेकिन मेरे मम्मी पापा ने इतना कुछ दिया है तो मैं क्यों नहीं बताऊं? तुम्हारी माँ तो मुझे खुद ही कहती हैं कि मेरे मायके वालों ने मुझे दहेज में बहुत कुछ दिया है। रोहित ने समझाते हुए कहा, हाँ माँ ने ये बात कही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर जगह जाकर ये बात दोहराओ। लेकिन इतना समझाने पर भी संजना ने रोहित की बातों को बिल्कुल अनसुना कर दिया और मोबाइल देखने में व्यस्त हो गई। दिन यूं ही बीतने लगे। संजना अक्सर बातों बातों में अपने दहेज का जिक्र छेड़ दिया करती थी, जिससे घर के बाकी सदस्य बाहर वालों के सामने असहज महसूस करने लगे। एक दो बार रोहित और संजना की इस बात पर बहस भी हो गई थी। इसी बात पर एक दिन नाराज हो गई संजना। शारदा जी उन दोनों के बीच खटास का कारण जानती थी। एक दिन शारदा जी ने उसे समझाते हुए कहा, बहू, मैं जानती हूँ कि तुम अपने मायके में बहुत आराम और सुविधाओं में रह रही हो। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा, लेकिन बहू, तुम्हारा ससुराल भी तुम्हारा अपना घर है। मायके और ससुराल की तुलना करने से रिश्ते कमजोर होते हैं। समझदारी इसमें है कि तुम अपने मायके और ससुराल के बीच संतुलन बनाकर चलो, क्योंकि तुम दोनों जगह की इज्जत हो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम और रोहित मिलकर मजबूत रिश्ते की नींव रखो। परंतु संजना ने उनकी बात को भी एक कान से सुना तो दूसरे कान से निकाल दिया। रोहित और संजना की शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि रोहित की बहन नेहा के लिए भी एक अच्छे घर से रिश्ता आ गया। लड़के का नाम अजय था। वो अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा था और अच्छा कमा रहा था। घर परिवार भी सब अच्छा लगा तो एक शुभ मुहूर्त देखकर एक अच्छे होटल में नेहा और अजय की मंगनी कर दी गई। परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। एक दिन शारदा जी ने रोहित से कहा, बेटा, नेहा की सासू माँ का फोन आया था।
वह घर पर आने को कह रही थी शादी की बात करने के लिए। तो रोहित ने कहा, ठीक है माँ, इसमें परेशानी क्या है? तो शारदा जी बोली, लेकिन बेटा, मुश्किल से 1 महीना हुआ है तुम्हारी शादी को। महंगाई इतनी है कि ना करते करते भी शादी में अच्छा खासा खर्च हो ही गया था। अब नेहा की शादी में तो उससे ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि अभी 6 महीने के लिए रुक जाते हैं। तो इस पर रोहित ने कहा, नहीं माँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पास इतनी बचत है कि शादी का इंतजाम अच्छे से हो जाएगा। आप उन्हें कल बुला लीजिए। इस मामले में देरी करने का कोई फायदा नहीं है। सब अच्छे से हो जाएगा। चिंता मत कीजिए। आज शाम को लड़के वालों ने आना था, इसलिए शारदा जी ने अपने काम वाली से कहा, कमला, आज पूरे घर की झाड़ू पोछा अच्छे से कर देना। उसके बाद ही फर्श की सफाई करना। ठीक है मेम साहब, कहकर कमला अपने काम में जुट गई। उस समय रोहित भी वहीं पास में ही बैठा था और फोन पर किसी जरूरी कॉल में व्यस्त था। कमला को फर्नीचर साफ करते देख संजना तुरंत वहां आ गई और बोली, छी, इस गंदे कपड़े से मेरा इतना महंगा फर्नीचर तो और भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें कि फर्नीचर की सफाई के लिए स्प्रे क्लीनर का प्रयोग करो। कम से कम माँ जी तो देख सकती थी ना कि इतने महंगे फर्नीचर को किस तरह साफ किया जाता है। इतना कहकर संजना अपने कमरे में क्लीनिंग स्प्रे लेकर आई और टेबल पर रखते हुए बोली, इससे करो साफ सफाई। बिल्कुल समझ नहीं है तुम्हें। अभी काम वाली बाई ने वह स्प्रे उठाया ही था कि तभी उसका पैर फिसला और वह टेबल के किनारे से जा टकराई। यह देख कर बजाय यह पूछने के कि कहीं कमला को चोट तो नहीं आई, संजना उसी पर बरस पड़ी। सही तरीके से काम भी नहीं कर सकती क्या? तुम्हें सफाई करने के लिए कहा है, सामान तोड़ने के लिए नहीं। पता भी है पूरे 4 लाख का फर्नीचर है यह सारा। ढंग से सफाई करो। अगर कुछ भी तोड़ा फोड़ा तो तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगी। और वैसे भी तनख्वाह काटने से भी क्या बनेगा? तुम्हारी पूरी उम्र भी निकल जाए ना, तब भी तुम इस खर्च की भरपाई नहीं कर पाओगी। कमला अपने सिर को सहलाते हुए कुछ घबराई हुई सी खड़ी थी। उसकी आंखों में अपमान और चोट का दर्द साफ झलक रहा था। उसी समय शारदा जी वहां आई। अरे क्या हुआ बहू? उन्होंने पूछा। कमला धीरे से बोली, ओ मेम साहब, पाँव फिसल गया था मेरा, इसलिए मेज से जा टकराई। संजना ने गुस्से में कहा, अभी मेरे दहेज की कांच की मेज टूट जाती और अच्छा खासा नुकसान हो जाता। ये सुनकर शारदा जी ने कमला की ओर देखा और प्यार से कहा, अरे कमला, चोट तो नहीं आई? चलो पहले थोड़ा आराम कर लो, पानी पी लो और जब ठीक लगे तब काम करना। कमला ने सहमते हुए कहा, मैं ठीक हूँ माँ जी, अभी साफ सफाई पूरी कर देती हूँ। इतना कहकर कमला सारी साफ सफाई करने लगी और जब कमरों की सफाई करने के लिए भीतर गई तो रोहित ने कहा, आखिर हो क्या गया है तुम्हें संजना? क्यों उस बेचारी पर इतनी बातें सुना दी? सारा दिन तो घर का काम करती है वो। तो संजना बोली, हाँ तो क्या हुआ? जितना भी काम करती है पैसे लेती है उसके, कोई मुफ्त में नहीं करती। नौकरों के काम पर नजर रखनी पड़ती है, नहीं तो अपनी मनमर्जी से वह कुछ भी करते हैं। जानते भी हैं, अगर सही तरीके से फर्नीचर की सफाई ना हुई तो यह बिल्कुल पुराना दिखने लगेगा। लेकिन आपको क्या पता, ऐसा फर्नीचर आपके घर पर पहले था कहाँ? आपके घर पर तो क्या, आपके खानदान में किसी के घर पर नहीं होगा इतना महंगा फर्नीचर। संजना, थोड़ा तो सोच कर बोला करो। पता भी है तुम क्या बोलते जा रही हो। चीजें इंसान के लिए होती हैं, इंसान चीजों के लिए नहीं। मेरा लाखों का फर्नीचर है, मेरी माँ बाप ने इतने प्यार से दिया है, क्या मैं इतना भी नहीं कह सकती? लेकिन संजना, बात करने का एक तरीका होता है। काम करने वालों को इज्जत देना हमारा फर्ज है। अगर वे हमारे लिए काम करते हैं तो हमें उनके आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए। फिर संजना गुस्से से बोली, हे भगवान, जिसे देखो यहाँ पर लेक्चर देने में लगा हुआ है। बोलती हुई संजना आंखें तरेरती हुई अपने कमरे में चली गई। शाम का समय हो चला था और लड़के वालों के आने का वक्त नजदीक था। नेहा अपने कमरे में तैयार हो रही थी।
उसने एक हल्के रंग का सूट पहना था और दुपट्टा सिर पर रखा हुआ था। उसकी सादगी में एक अलग ही आकर्षण था। तभी संजना कमरे में दाखिल हुई। नेहा, ये क्या पहन लिया तुमने? संजना ने थोड़ी हैरानी से पूछा। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, ये सूट माँ ने दिया था, मुझे यह बहुत पसंद है और मैं इसमें कंफर्टेबल भी महसूस करती हूँ। संजना ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे नेहा, यह सूट अच्छा है, लेकिन आज का दिन बहुत खास है तुम्हारे लिए। पहली बार लड़की वाले आ रहे हैं और तुम्हें सबसे खूबसूरत और मॉडर्न दिखना चाहिए। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लेकर आती हूँ। संजना अपने कमरे में गई और अपने वार्डरोब से सिल्वर गोटे वाला एक ब्रांडेड सूट निकाल कर लाई। सूट महंगा और बहुत आकर्षक था। नेहा, ये देखो, ये सूट पहनकर तुम बेहद खूबसूरत लगोगी। इसे मैंने खास एक फंक्शन के लिए लिया था। ब्रांडेड है और इसकी फिनिशिंग कमाल की है। इसे पहनकर जब तुम बाहर आओगी तो सबकी नज़रें तुम पर ही टिकी रहेंगी। नेहा ने संजना की बात मान ली और उसका सूट पहन लिया। जब वह तैयार होकर आई तो संजना ने खुशी से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम पर यह सूट बहुत जचेगा। अब चलो, मेहमानों का समय हो रहा है। अजय अपनी माँ शर्मिला जी के साथ आया। दोनों का शारदा जी ने गर्मजोशी से स्वागत किया और बैठक में बिठाया। नेहा ने कमरे में प्रवेश किया और शर्मिला जी के पैर छुए। होने वाली सास ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अरे वाह नेहा, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हारी खूबसूरती का तो कोई जवाब नहीं। इतना सुनते ही संजना ने तुरंत बीच में कहा, देखा नेहा, मैंने कहा था ना कि तुम मेरा सूट पहन लो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। अब तो तुम तारीफें बटोरती रहना। शर्मिला ने थोड़ा चौंकती हुए कहा, ओह, ये सूट तुम्हारा है संजना बहू? संजना ने गर्व से कहा, जी हाँ, मैंने इसे खास तौर पर डिजाइन करवाया था। मुझे पता था कि यह नेहा पर कमाल लगेगा। नेहा तो कोई पुराने डिजाइन का सूट पहन रही थी। मैंने ही इसे अपना सूट लाकर दिया था। मेरे मायके की तरफ से है। तुम्हारी पसंद वाकई बहुत अच्छी है, नेहा की सास ने संजना से कहा। तो संजना खुशी से बोली, थैंक यू आंटी जी। इस तरह तो पूरे 50 जोड़े दिए हैं मेरी मम्मी ने दहेज में। उनकी इकलौती लाडली बेटी जो हूँ, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं आंटी जो मेरी माँ ने मुझे दहेज में ना दी हो। कहती हुई संजना अपने गले में पहना हुआ नेकलेस ठीक करने लगी तो शर्मिला जी उसे देखते हुए बोली, अरे वाह, नेकलेस तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा। क्या ये भी? और नहीं तो क्या आंटी, यह भी मेरे मायके की तरफ से ही आया है। डायमंड नेकलेस है। खास तौर पर ज्वेलर्स से अपनी पसंद के नेकलेस डिजाइन करवाए थे मैंने। इसके अलावा डायमंड की ईयरिंग और गोल्ड की 1 दर्जन चूड़ियां भी दी हैं उन्होंने मुझे। ये सब सुनकर रोहित गुस्से से संजना की ओर देखने लगा, लेकिन संजना तो अपनी ही बातों में मस्त थी। फिर शारदा जी ने माहौल को संभालते हुए मिठाई उनके आगे करते हुए कहा, अरे बहन जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, यह मिठाई लीजिए ना। फिर अजय ने नेहा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, ड्रेस कैसी भी हो, लेकिन आपकी सादगी आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस बात पर नेहा मुस्कुरा दी। चाय का दौर शुरू हो चुका था। शर्मिला जी ने चाय का पहला घूंट लिया और पूरे हॉल में एक नज़र दौड़ाई। दीवारों पर सजी खूबसूरत पेंटिंग्स, डिजाइनर शोपीस और शानदार फर्नीचर को देख उन्होंने हैरानी भरे स्वर में कहा, शारदा जी, आपके घर की सजावट तो वाकई कमाल की है। हर चीज इतनी सुंदर और व्यवस्थित लग रही है। ये सजावट का सामान कहाँ से लिया आपने? शारदा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि संजना बीच में ही बोल पड़ी, आंटी जी, ये सब जो आप देख रही हैं ना, मेरे दहेज में आया है। असल में मेरे मम्मी पापा ने बहुत ही महंगी और ब्रांडेड चीज़ें दी हैं। हमारे यहाँ लड़कियों को दहेज में सब कुछ भर भर कर दिया जाता है। यह सारा फर्नीचर, कांच के शोपीस, यहाँ तक कि ये कटलरी सेट भी मेरे मायके से ही आया है। संजना के इस जवाब पर शर्मिला जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वैसे बात तो तुमने बिल्कुल सही कही संजना।
माँ बाप अपनी बेटी को जितना दे उतना कम लगता है। हर कोई अपनी हैसियत से बढ़कर देता है अपनी बेटियों को। फिर संजना ने कहा, जी आंटी, मेरे मायके वालों ने भी मेरी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। असल में मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि शादी में दिया गया सामान लड़की का सम्मान बढ़ाता है। शर्मिला ने शारदा जी की तरफ देखकर कहा, शारदा जी, आपको तो बैठे बिठाए इतना कुछ मिल गया। सच में आप बहुत किस्मत वाली हैं कि इतनी अच्छी बहू मिली है आपको। शर्मिला जी, इस बात पर शारदा जी का चेहरा फीका पड़ गया। वह खुद को संभालने की कोशिश करते हुए मुस्कुराई, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर खिन्न हो गया। फिर बोली, वैसे तो हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इसलिए हम दहेज लेने के हक में कभी नहीं थे। हमारा मानना है कि जितना हमारे पास है उससे हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। परंतु फिर भी बहू के मायके वालों ने, शारदा जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि संजना ने बीच में ही बोलते हुए कहा, अरे आंटी जी, ये सब तो कहने की बातें होती हैं। अंदर ही अंदर सबकी इच्छा होती है कि बहू दहेज में ढेर सारा सामान लेकर आए। आप ही बताइए, किसे अच्छा नहीं लगता जब दहेज में इतना सब कुछ मिलता है। संजना ने गर्व से अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इसलिए मैंने तो अपनी मम्मी पापा को पहले ही बोल दिया था कि मुझे दहेज में एक लग्जरी कार चाहिए, और देखिए उन्होंने मेरे लिए एक शानदार ब्रांड की कार खरीद कर दी है। बाहर खड़ी है, वो मेरे दहेज की ही गाड़ी है। संजना की बात सुनकर शर्मिला जी की आंखें आश्चर्य से खुल गईं। उन्होंने तुरंत रोहित की तरफ देखा और कहा, वाह रोहित, तुम्हें तो दहेज में इतनी शानदार गाड़ी मिल गई। बैठे बिठाए इतनी बड़ी चीज मिलना किस्मत की बात है। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आंटी जी, वैसे तो हमारे पास पहले से ही एक गाड़ी थी। हमारी ज़रूरतें तो उसी से पूरी हो जाती थी। लेकिन संजना ने फिर से रोहित की बात काटते हुए कहा, अरे आंटी जी, गाड़ी तो थी, लेकिन इतनी पुरानी थी कि इसमें बैठने का दिल ही ना करे। अब मेरे मायके वालों ने जो नई गाड़ी दी है उसी में रोहित ऑफिस जाते हैं। रोहित तो अब तक संजना की बातों को शांत रहते हुए सुन रहा था। अब अपना गुस्सा दबा नहीं सका। संजना, जरा 2 मिनट के लिए मेरे साथ आना तो। रोहित बोला तो संजना उसके पीछे आई। रोहित का चेहरा गुस्से और झुंझुलाहट से तमतमाया हुआ था। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और गहरी सांस लेते हुए संजना की ओर घूरा। संजना, ये सब क्या था? तुमने बाहर क्या कह दिया? तुम्हें समझ नहीं आता कि कब और क्या बात करनी चाहिए? रोहित ने तेज आवाज में कहा। संजना, जो अभी तक बेफिक्र नजर आ रही थी, बिस्तर पर बैठते हुए बोली, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतने नाराज हो रहे हो? सच ही तो कहा है। रियली? गुस्से में रोहित ने कहा, तुम्हें लगता है कि सबके सामने अपने दहेज की बात करना सही था? तुमने देखा नहीं माँ कितना शर्मिंदा हो गई थी तुम्हारी बातों से? अरे, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? जो सच है वही तो कहा मैंने, क्या झूठ कहा? और वैसे भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे दहेज दिया है, तो इसमें छुपाने वाली बात क्या है? रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, संजना, मैंने तुम्हारे परिवार वालों से साफ कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने फिर भी अपनी मर्जी से दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर बार इसे अपनी शान दिखाने का जरिया बनाओ। जब तुमने शादी के बाद इस घर को अपनाया है तो कम से कम अपनी बातों और हरकतों से हमारा अपमान तो मत करो। तो संजना ने गुस्से में कहा, रोहित, तुम हमेशा मुझे ही गलत क्यों ठहराते हो? मैं तो बस वही करती हूँ जो सही है। अगर सच बोलना तुम्हारे लिए इतनी बड़ी समस्या है तो तुम्हें पहले ही मुझसे कह देना चाहिए था। ये सुनकर रोहित बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। उधर शर्मिला जी मुस्कुराती हुई बोल रही थी, अरे वाह शारदा जी, आपके समधी समधन ने तो सच में बहुत दिल से दहेज का सामान दिया है। आप तो वाकई भाग्यशाली हैं।
खाना खाने के बाद शादी की तारीख के बारे में बातचीत हुई और अगले महीने की शादी की तारीख तय कर दी गई। शर्मिला जी मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा शारदा बहन, अब आप भी शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए, समय निकलते देर नहीं लगती। रोहित ने हंसते हुए कहा, आंटी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शादी बहुत धूमधाम से होगी। शर्मिला जी और अजय ने इस पर सहमति जताई। माहौल हल्का और खुशनुमा था। थोड़ी देर और बातचीत के बाद वे दोनों वहां से विदा हो गए। शारदा जी ने भी इस राहत की सांस ली और रोहित से बोली, बेटा हमें जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी, दिन तो बहुत कम है हमारे पास। तो रोहित बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं कल बैंक से पैसे निकलवा कर ले आऊँगा, सब समय पर हो जाएगा। लेकिन अभी 2 दिन भी नहीं बीते थे कि अचानक शर्मिला जी का फोन आया। उनकी आवाज़ में थोड़ी गंभीरता थी। शारदा जी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शारदा जी थोड़ा हैरान हुई और बोली, अरे बहन जी क्या हुआ, आप फ़ोन पर ही बता दीजिए। शर्मिला जी ने ठहरते हुए कहा, नहीं नहीं, यह बात फ़ोन पर नहीं की जा सकती, हमें आमने सामने बैठकर बात करनी होगी, आप यहाँ आ जाइए। शारदा जी का मन थोड़ा परेशान हो गया। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है बहन जी, कल हम आपके घर आकर मिलते हैं। अगले दिन सुबह रोहित और शारदा जी नेहा के होने वाले ससुराल पहुंचे। शर्मिला जी ने उनका स्वागत किया और अजय भी वहां मौजूद था। सभी ड्राइंग रूम में बैठ गए। चाय पानी के बाद शर्मिला जी ने बात शुरू की, देखिए शारदा बहन, हमने नेहा को बहुत पसंद किया है, वह वाकई बहुत संस्कारी और समझदार लड़की है। लेकिन शर्मिला जी थोड़ा रुकी। शारदा जी ने चिंतित होकर कहा, लेकिन क्या बहन जी, सब कुछ तो सही चल रहा था, क्या कोई समस्या है? शर्मिला जी ने थोड़ा असहज होकर कहा, समस्या तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें पहले ही स्पष्ट कर लिया जाए तो अच्छा है। ड्राइंग रूम में एक अजीब सी खामोशी थी। शर्मिला जी ने चाय का एक घूंट लिया और फिर गंभीर स्वर में कहा, देखिए शारदा बहन, दरअसल मैं आपसे शादी में दिए जाने वाले दहेज के बारे में बात करना चाहती थी। यह सुनते ही शारदा जी और रोहित हैरान रह गए। रोहित ने गुस्से को छिपाते हुए अपनी माँ की ओर देखा, लेकिन चुप रहा। शर्मिला जी मुस्कुराती हुई बोली, अरे शारदा बहन, आप इस बात को इतना गंभीरता से मत लीजिए। देखिए हमारी तो कोई खास मांग नहीं है, लेकिन सोच रही थी कि शादी में जो सामान आएगा वह ब्रांडेड और अच्छा होना चाहिए। आखिर यह सब तो नेहा के लिए ही है। शारदा जी ने थोड़ी असहजता से कहा, जी नेहा के लिए तो हम अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही देंगे। तो शर्मिला जी ने बात को आगे बढ़ाती हुई कहा, देखिए फर्नीचर तो हम अपनी पसंद से खरीदेंगे, इसके लिए आपको 5 लाख रुपए अलग से देने होंगे। आखिर हमारे बेटे बहू के नए घर को अच्छे से सजाना हमारा ही फर्ज है। शारदा जी का चेहरा उतर गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, शर्मिला जी ने बात को और आगे बढ़ा दिया। और हाँ, शर्मिला जी हंसते हुए बोली, जब आपने अपनी बड़ी बहू से इतना अच्छा दहेज लिया है तो अपनी बेटी नेहा के लिए भी कुछ देना ही तो बनता है। गहने और कपड़े तो आप देंगे ही, लेकिन हमारे रिश्तेदारों के लिए ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए। आखिर यह हमारी इज्जत का सवाल है। यह सुनकर शारदा जी के हाथ कांपने लगे। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आंटी ऐसा कुछ तो हमने सोचा भी नहीं था, हम तो हमेशा दहेज के खिलाफ रहे हैं। हाँ, अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो पाएगा जरूर करेंगे। शर्मिला जी ने रोहित की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, बेटा लेकिन यह तो एक परंपरा है, समाज में इज्जत बनाए रखने के लिए यह सब करना ही पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि नेहा की शादी के बाद कोई उसके मायके को लेकर कुछ कहे। शारदा जी ने शर्मिला जी की मांगों को सुनने के बाद ठहरते हुए कहा, लेकिन बहन जी, इससे पहले तो आपने दहेज के बारे में कोई बात नहीं की थी, सब कुछ अच्छे से तय हो चुका था।
फिर अब अचानक ये ऐसी बातें क्यों? शर्मिला जी ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे शारदा बहन, दहेज की बात तो हमेशा शादी के वक्त ही की जाती है, और वैसे भी आपका बेटा रोहित अच्छा कमाता है, अपनी बहन को अच्छे से विदा करेगा तो हम भी अपने रिश्तेदारों को शान से दिखा सकेंगे कि हमारी बहू के मायके वालों ने कितना कुछ दिया है। शारदा जी ने असमंजस में कहा, लेकिन बहन जी, अब तो इतना समय भी नहीं है कि हम इतनी सारी चीज़ों का इंतजाम कर सकें। शादी में सिर्फ 1 महीना बचा है। शर्मिला जी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बहन जी, 1 महीना बहुत है। आजकल तो सब कुछ रेडीमेड मिलता है, फर्नीचर से लेकर गहनों तक हर चीज़ बाजार में उपलब्ध है। आप बस अपनी तैयारी शुरू कीजिए। और हाँ, हमारे बेटे अजय की खास मांग है कि दहेज में जो गाड़ी दी जाएगी वह उसकी पसंद की होनी चाहिए। कोई बड़ी लग्जरी कार पसंद की है उसने। गाड़ी की बात सुनकर शारदा जी हैरान रह गई। गाड़ी? उसके मुंह से अनायास ही निकला। शर्मिला जी ने तंज कसते हुए कहा, अरे बहन जी, परिवार बड़ा हो रहा है तो गाड़ी भी तो बड़ी होनी चाहिए। और वैसे भी जब आपने दहेज लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो अब अपने बेटी की शादी में कंजूसी क्यों? रोहित, जो अब तक खामोश बैठा था, गुस्से को दबाते हुए बोला, देखिए आंटी जी, मैंने अपनी शादी में अपने ससुराल वालों को सख्ती से मना किया था कि हमारे घर में दहेज का कोई सामान न भेजें, लेकिन वह उनकी मर्जी थी। शर्मिला जी ने कटाक्ष कर, करते हुए कहा, अगर ऐसी बात थी तो उस दहेज के सामान को आप लोग इस्तेमाल ना कर रहे होते, और अगर ये ले सकते हो तो देने का भी हौसला रखो। फिर शारदा जी ने कहा, बहन जी, हर किसी की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं। हम नेहा के लिए जितना बन सकेगा उतना करेंगे, लेकिन इस तरह से दबाव डालना। शर्मिला जी ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, बस शारदा बहन, मैं साफ बात करती हूँ, अगर हमारे कहे अनुसार दहेज का इंतजाम कर सकते हैं तो यह रिश्ता आगे बढ़ेगा, वरना हमारी तरफ से यह रिश्ता खत्म। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप यह शादी करवाना चाहते हैं या नहीं। ड्राइंग रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। रोहित की आंखों में गुस्सा और बेबसी झलक रही थी। शारदा जी ने भारी मन से शर्मिला जी की ओर देखा। ड्राइंग रूम से बाहर निकलते वक्त रोहित ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया और कहा, माँ, इस रिश्ते को अब यहीं खत्म करना सही होगा। मैं अपनी बहन को ऐसे लालची और स्वार्थी परिवार में नहीं भेज सकता। नेहा का जीवन इनकी शर्तों का बंधक नहीं बन सकता। चलिए, हम यहाँ से चलते हैं। शारदा जी के चेहरे पर झलकते असमंजस और दर्द के बावजूद यह रोहित के साथ घर लौट आई। रास्ते भर शारदा जी चुप थीं और रोहित के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। घर पहुंचते ही उसने संजना को आवाज दी, संजना, तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। संजना हैरान होकर बोली, क्या हुआ रोहित, कहाँ जाना है? रोहित ने कठोर स्वर में कहा, तुम बस मेरे साथ चलो, सवाल मत करो। संजना उसकी आंखों में झलकते अजीब से भावों को देखकर चुपचाप कार में बैठ गई। पूरे रास्ते उसने कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद जब कार संजना के मायके के सामने आकर रुकी तो वह चौंक गई। रोहित ने कार से उतरती हुए कहा, संजना, हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है, अब तुम यहाँ से अपने मायके लौट जाओ। संजना अवाक रह गई। रोहित, यह क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? रोहित की आवाज तेज और गुस्से से भरी थी। तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण आज मेरी बहन की मंगनी टूट गई। तुम्हारी लालच और दिखावे की आदत ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि दहेज और शान शौकत की बातें बंद करो, लेकिन तुम्हें तो हर जगह अपने मायके का दिया हुआ सामान और दहेज का दिखावा करना था, इश्तहार छपवाने थे अपने दहेज के। आज उन्होंने हमारे सामने उन सब चीज़ों की मांग रख दी जो तुम अपने मायके से लाई हो। ये सुनकर संजना रोती हुई बोली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बातों से ऐसा कुछ हो सकता है। मैं तो बस
रोहित ने उसकी बात काटते हुए कहा, बस क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारी बातें दूसरे पर क्या असर डालती हैं? तुम्हारी वजह से शर्मिला जी को यह कहने का मौका मिला कि हमने तुम्हारे मायके से दहेज लिया है। तुम जैसे लोगों की घटिया सोच की वजह से न जाने कितने गरीब माँ बाप अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते। क्या तुम जानती हो कि दहेज मांगने और देने की यह प्रथा कितने घरों को उजाड़ चुकी है? लेकिन तुम ये बात कैसे समझोगी? अब तुम्हें और तुम्हारी इस लग्जरी कार को मैंने तुम्हारे मायके पहुंचा दिया है। तुम्हारे दहेज का बाकी सारा सामान भी कल तक यहाँ पहुंच जाएगा और उसके साथ साथ तलाक के पेपर्स भी। यह सुनकर संजना हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, रोहित वहां से जा चुका था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।